हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं स्मृति और आज हम लोग करेंगे BPAC 108 पब्लिक पॉलिसी। ठीक है। ये जो पूरा बुक है बेसिकली फुल्ली डिपेंडेड है पब्लिक पॉलिसी पर। इस बुक में बेसिकली जितना भी टॉपिक्स दिया है सब इसी टॉपिक्स पे रिलेटेड है, यानी आप पूरे बुक में इसी के ऊपर बात करने वाले हो कि पब्लिक पॉलिसी होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें। ठीक है, हम हर चीज़ पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे और एक बार इस वीडियो को देखने के बाद यू विल नॉट नीडेड। ठीक है, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एग्जाम देने जा सकते हो। लास्ट मोमेंट में हो, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। पहले पब्लिक पॉलिसी होता क्या है। ठीक है, हम पब्लिक पॉलिसी को पी लेके चलेंगे। तो पी अगर बोला मैंने कहीं लिखा हो तो उसे पब्लिक पॉलिसी कहेंगे, और अगर पी बोला तो सिर्फ पॉलिसी। ठीक है, तो देखिए पब्लिक पॉलिसी बेसिकली क्या होता है। जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, जैसे आप समझ लो कि अपना ये इंडिया है, ये गवर्नमेंट है और यहाँ पे लोग ना कोई दिक्कत है उन लोगों को, तो गवर्नमेंट कोई रूल पास कर दे और उसके बाद उस रूल के मदद से ये इनकी दिक्कतें ख़त्म हो जाएं। तो बस इसी रूल को कहते हैं पब्लिक पॉलिसी। मतलब गवर्नमेंट कुछ एक्शंस, कुछ रूल्स बनाती है, फेवर किसके लिए, पब्लिक के फेवर में। तो पब्लिक के लिए बनाती है, तो ऐसे केस में उसे कहते हैं पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, बस, और कुछ भी डेफिनेशन इसका डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन आप लिख के आ सकते हो कि क्या होता है। एक सेट है, यानी कि ग्रुप है, सेट ऑफ रूल्स है, एक्शंस के, प्लान्स के, जो कि क्या है, मेड बाय द गवर्नमेंट। क्यों? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और टू इम्प्रूव द थिंग्स इन सोसाइटी। इसे ही थोड़ा सा इलेबरेट करके बढ़ा चढ़ा के लिख लो। अब सोसाइटी में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ सकती हैं, एजुकेशन इश्यूज़, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें इश्यूज़ बन सकती हैं। तो उन्हें हेल्प करने के लिए कुछ रूल्स एक्शंस बनाता है गवर्नमेंट, उसे ही बेसिकली पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा लिख दो, लंबा तो लिखना ही पड़ता है, तो लिख सकते हो कि जैसे लॉज कुछ क्यों बना दिया एजुकेशन के लिए, मतलब कि ताकि जो पुअर से पुअर लोग हैं उन तक एजुकेशन पहुँचे। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो इसीलिए बनाई गई है, ताकि छोटे से छोटे गांव तक जो बहुत लो लेवल के लोग हैं वहाँ तक भी एजुकेशन प्रोवाइड हो। दूसरी बात क्या है, पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बना दिए हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जो मिलके इस चीज़ को अंजाम देते हैं। रोड सेफ्टी रूल्स कुछ बना दिए, रोड के लिए कुछ रूल्स बना दिए कि हाँ भाई तुमको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, बेसिकली सोसाइटी के कुछ गिने चुने प्रॉब्लम्स को ख़त्म करती है। गिने चुने क्या, हर रोज़ ही कोई ना कोई सोसाइटी में दिक्कत होती है, तो उसे ख़त्म करती है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप लिख सकते हो। एक और एग्जांपल है मिड डे मील। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जो स्कूल्स में शुरू की गई है, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उन्हें कम से कम मतलब इसके बेसिस पे वो पढ़ने तो आए। वो क्या करते हैं ना कि वो पढ़ने ही नहीं आते, फ्री रहता है तो भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि मतलब एक तरह से ये लालच है। ठीक है, और एक तरह से लालच के साथ साथ उनके फ़ायदे की भी बात है कि जो गरीब बच्चे हैं, पैसे नहीं हैं उनके पास खाने पीने के लिए, उनको थोड़ा सा मील भी मिल जाता है, खाना भी, लंच भी मिल जाता है और पढ़ाई भी मिल जाती है। तो बेसिकली क्या है कि वो छोटे बच्चों के लिए इसीलिए होता है ताकि, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि यही हमारा फ्यूचर है। तो अगर इन्हें ही ठीक किया जाएगा तभी जाके इंडिया ग्रो करेगा। तो दैट इज़ वाई ये सब चीज़ें इसलिए की जाती है ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी बनी रहे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेचर क्या है। देखो आप छोटे छोटे नोट्स मैंने बना रखे हैं, इसे आप कॉपी डाउन भी कर सकते हो, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी लास्ट में इसका फ़ोटो निकाल के, तो उसे आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस समझो पूरा, अगर तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस गया ना तो अपने से लिख सकते हो। ठीक है, बाकी इंग्लिश तो आती होगी, वरना नहीं आती तो भगवान के सामने हाथ जोड़ो, बैठो वहाँ पर। ठीक है, नेचर क्या होता है। एग्जाम में पब्लिक पॉलिसी के ऊपर नेचर और इसकी सिग्निफिकेंस, फीचर, ये सब आती है, तो यही सब लिखने का कि मतलब होता क्या है, नेचर क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें। तो नेचर क्या है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, कुछ रूल्स जो बनते हैं इसके थ्रू वो क्या करते हैं, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। दूसरा क्या, बनाता कौन है, मेड बाय द गवर्नमेंट। ये अभी हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट रूल्स टू बी मेक फॉर पीपल। उसके लिए एग्जांपल ट्रैफिक रूल लिख दो, थोड़ा आप एग्जांपल अपने से लिख सकते, कुछ याद आ रहा है तो। और डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि हेल्थ के लिए एजुकेशन वाली पॉलिसी लगा दी जाए, हैं वहाँ पे बेचारा बीमार पड़ा हुआ, तुम कह रहे हो अरे तुम्हारे पास राइट टू एजुकेशन है तो अरे भाई
वो मरने की स्थिति में है, वो राइट टू एजुकेशन का क्या करेगा? सही बात है। तो उसको कुछ और रूल वहाँ पे चाहिए। तो हर अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक भी होती है, कुछ स्पेसिफिक होती हैं, मतलब कि कुछ ग्रुप के लोगों के लिए बनाई जाती हैं, या तो ठीक है, ये सब टाइप्स हैं। स्पेसिफिक होती हैं, सिंपल भी होती है, और कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। कुछ ऐसी रूल्स होती है जो तुमको फॉलो करनी ही करनी है, ठीक है। मैंडेटरी, सम आर मैंडेटरी, एकदम मैंडेटरी, नहीं करोगे तो सीधा जेल, ठीक। तो एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, टैक्स पे करना है, नहीं करोगे तो भाई तुम्हारा किसी तरह टैक्स ले ही लेगा गवर्नमेंट, ठीक है। ना नहीं बोल सकते तुम, ठीक है। फॉलो करने का तो करने का, ये मतलब हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट एंड इवन लॉज, गवर्नमेंट एंड इवन लॉ एंड कोर्ट, क्या करें, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, लॉ और कोर्ट की भी मतलब इंक्लूडिंग होती है रूल्स बनाने में। मतलब कि कोई रूल्स अगर रेगुलेशंस बनती हैं तो गवर्नमेंट के साथ साथ कोर्ट और लॉज भी जुड़ते हैं, ताकि बहुत अच्छा सा रूल बन सके, ठीक है। डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट थिंग, तो यही वाली बात हो गई कि हर एक डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं, और डिफरेंट लोग, डिफरेंट पॉलिसी है, सॉरी पीपल नहीं, डिफरेंट पॉलिसी फॉर डिफरेंट थिंग, यही वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये इसका नेचर हो गया। क्या नेचर हो गया कि भाई गवर्नमेंट बनाता है, डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट पॉलिसी होती है, और गवर्नमेंट के साथ साथ कभी कभी कोर्ट भी मिलके बनाता है। गवर्नमेंट कुछ भी बनाए वो कुछ बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती है, आप उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो और दूसरी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, ठीक है। तो ये अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बैठ गया तो अपने आप से भी लिख सकते हो, थोड़ा फील करके लिखो कि हाँ मतलब बेसिकली क्यों बनाई जाती है, रूल्स क्यों बनाई जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। मतलब सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस, मतलब कि रूल्स बनाने के लिए इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या क्यों ज़रूरत क्यों है, इसीलिए क्योंकि वो हमारे चीज़ों को बेटर बनाती है, मेक थिंग्स बेटर, ठीक है। और अगर आज बेटर होगा तो कल भी बेटर होगा, कल बेटर होगा तो परसों भी बेटर होगा, ऐसे करते करते फ्यूचर भी बेटर होगा। तो ये प्लान भी करती है फॉर बेटर फ्यूचर एंड ब्राइट वन, ठीक है। और सॉल्व बिग प्रॉब्लम, वही वाली बात हो गई, जैसे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, जैसे एजुकेशन हो गया, जो गरीब लोग हैं उनको एजुकेशन नहीं मिल रही, तो वो सॉल्व कर देता है ये पब्लिक पॉलिसी। एम्प्लॉयमेंट इन यूथ, वही लोग पढ़ लिख के भी अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं, तो ऐसे केस में दिक्कत होगी, तो एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना गवर्नमेंट को, ताकि उसका जो देश चल सके, जो लोग प्रॉपर मतलब अपना काम कर पाएँ। तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ निकालेगा, या तो कोई कंपनी बाहर की उनको कहेगा कि भाई आओ अपना कंपनी इस्टेब्लिश करो, कोई पॉलिसी बनाएगा, ताकि वो जो कंपनी जब अगर यहाँ पे इंडिया में आके अपना कंपनी इस्टेब्लिश करती है तो यहाँ के लोग धीरे धीरे उस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के मतलब एम्प्लॉय बनेंगे, तो ये कंपनी इनको पैसे देगी तो इनका घर चलेगा तो फिर ये खुश रहेंगे तो गवर्नमेंट का भी काम होता रहेगा, ठीक है। बात ऐसा हो रहा है। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। बेसिकली क्या है, पब्लिक पॉलिसी के कुछ प्रकार होते हैं, उसे आपको समझना, ये बहुत इजी है। प्रकार मतलब डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 है, इसे आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव से नाम समझ आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटने को कह रहा है। रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब पहले डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, फिर उसको उठा के फिर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। रेगुलेटरी चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट पब्लिक पॉलिसी, कन्फ्लिक्ट पब्लिक पॉलिसी, ये कुछ मतभेद को ठीक ठाक करने के लिए। और बार्गेनिंग पब्लिक पॉलिसी बेसिकली क्या होता है, नेगोशिएटिंग करते हैं ना, जब दो ग्रुप्स आपस में नेगोशिएट करते हैं उसके बाद रूल बनाते हैं, तो उसे बार्गेनिंग पब्लिक पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी टाइप्स है। पहला डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसमें मतलब क्या है कि बेनिफिट फॉर वीकर सेक्शन, जो निचले दर्जे के जो लोग होते हैं उन्हें भी बेनिफिट मिले, इक्वालिटी मिले, इसीलिए उनके लिए भी कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो भी बराबर में आ सके। जो मान लो यहाँ पे मैच चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे यहाँ स्टेडियम है बाहर, तो एक छोटा बच्चा है, यहाँ पे ग्राउंड है, छोटा बच्चा है और एक बहुत लंबा है, तो भाई छोटा बच्चा कैसे देखेगा वहाँ पे, उसका हाइट तो छोटा है, तो क्या वहाँ पे एक टेबल लगा देगा, टेबल या तो कुछ ऐसा कुर्सी लगा देगा, उसके ऊपर चढ़ के देखेगा। हाँ तो भाई ये तो लंबा है, इसको हम टेबल काहे देंगे, ऑलरेडी ये लंबा है ना, इसके बाद बेनिफिट है कि नहीं हाइट की, इसके पास नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा टेबल दे देंगे, हाँ भाई कि तुम भी देखो, तो इक्वालिटी हो गई, ये भी दोनों मैच दिख रहे हैं। तो बस वही कॉन्सेप्ट है, जो लोअर सेक्शन के जो लोग होते हैं उन्हें भी इक्वालिटी देने के लिए उन्हें थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, उसे बेनिफिट दी जाती है, उसे ही हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ठीक है।
पब्लिक पॉलिसी के अंदर ये वाला जो पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है, जिसमें हम वीकर सेक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए रूल्स बनाते हैं। फार्मर्स हो गया, स्टूडेंट हो गया, पुअर फैमिलीज हो गई, ठीक है। जैसे बीच में एक उजाला योजना जो चल रही थी, फ्री एलपीजी, जिसमें गरीबों के घर तक एलपीजी का जो कनेक्शन गैस पहुंचा, तो क्यों किया गया? ताकि भाई उनको भी प्रॉपरली जीने का अधिकार है कि नहीं है। फिर स्कॉलरशिप दी जाती है स्टूडेंट को, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो इसकी मदद से कम ऊंची जगह तक पहुंच पाए, ठीक है। उनको एक मौका दिया जा रहा है। मौका समझ रहे हो कि मतलब उसे एकदम फेवर ही नहीं कर दे जा रहा है, उसे बस मौका दिया जा रहा है। मौका देने से क्या है कि अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है तो वो करेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो स्कॉलरशिप इसलिए स्टार्ट की गई थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूटिव। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है, तो थोड़ा मतलब बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सुनना बहुत ज़रूरी है, समझो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक पॉलिसी हमारे रेगुलर लाइफ में चल रही है, तो आप अगर नहीं समझोगे तो दिक्कत है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो। रीडिस्ट्रीब्यूटिव यानी दोबारा से बांटना। जैसे क्या था कि इंडिपेंडेंस से पहले इक्वालिटी बटी हुई नहीं थी, ठीक है, पर जब इंडिपेंडेंस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब इक्वालिटी को दोबारा बांटा गया ताकि हर इंसान बराबर हो। कोई राजा, कोई प्रजा, ये सब चीज़ें नहीं रहे, सब इंसान बराबर हो, ठीक है। तो टू सपोर्ट वीकर सेक्शन, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, राइट को फिर से इक्वली बांटना, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, राइट्स, वेल्थ और रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, ये सब चीज़ें दोबारा से बांटने के लिए रूल्स, उसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी। इधर सबके आगे पीपी लगा दो, ठीक है, इधर। एग्जाम्पल, रिजर्वेशन इसलिए की जाती है ताकि उन्हें भी इक्वालिटी का मौका मिले। लड़ने का मौका तो दो भैया, उसको फील्ड पे उतरने का तो मौका दो। तो अगर वो मौका नहीं मिलेगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसके बोलने का मतलब ये है कि रिजर्वेशन इसलिए नहीं दी गई है लोगों को क्योंकि उन्हें प्रेफर किया जा रहा है, नहीं, रिजर्वेशन इसलिए दी जा रही है ताकि उन्हें भी मौका दिया जाए फील्ड में उतरने का, ठीक है, अपने आप को प्रूव करने का। जब अगर जनरल्स को मिल रही है मौका तो इन्हें भी दिया जाए, और इन्हें अगर नहीं मिल रही तो थोड़ा सा इन्हें मतलब इक्वल लाने के लिए किया जाता है काम, इसलिए रिजर्वेशन स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। रेगुलेटरी बेसिकली क्या है? प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, पुट कॉस्ट ऑन प्राइवेट इंटरेस्ट। ये क्या करता है मतलब बात क्या कर रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट को, मतलब अगर तुम्हें अलग से बिजनेस करना है तो तुम करो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुमको बस जो प्रॉफिट होगा उसमें से थोड़ा सा दे देने का गवर्नमेंट को, और क्या, तुम अपना काम करते रहो। और प्राइवेट इंटरेस्ट है तो उस पर मतलब सॉरी पब्लिक पे नहीं, प्राइवेट इंटरेस्ट जो बिजनेस जो लोग अपना करते हैं अगर उस पर तो गवर्नमेंट थोड़ा सा टैक्स लगा देती है ना, और उसको तुमको देना पड़ता है, तो भाई उस पर कॉस्ट लगा दो। ये रेगुलेटरी, ताकि बैलेंस बना रहे। ये नहीं कि वो बिजनेस कर रहा है, कमाता जा रहा है, और जो भैया लोग पैसा फूक रहे हैं उसके ऊपर वो नीचे होते जाएं, तो ये है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है ट्रैफिक रूल्स। अब ये इसीलिए भी है ताकि मतलब कि देखो, ट्रैफिक रूल्स का एग्जांपल इसलिए क्योंकि सब, चाहे वो कोई भी हो, उसे ट्रैफिक रूल फॉलो करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, चाहे वो कोई भी हो। अब आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पब्लिक पॉलिसी, ठीक। कॉन्स्टिट्यूएंट पब्लिक, देखो ये एग्जांपल्स ना समझने के लिए, तुम चाहो तो लिख सकते हो, याद आया तो लिख देना, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर एक्सप्लेन ज़रूर कर देना उसको, ठीक। कॉन्स्टिट्यूएंट पब्लिक पॉलिसी क्या है कि मेकिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जैसे क्या है, गवर्नमेंट ना कुछ नए ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करती है, ठीक, जैसे मिनिस्टर हो गया, रूल, स्टेट इंस्टीट्यूशन, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट खुद बनाती है ताकि वो लोगों को फ़ायदा दे पाए। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी। कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी क्या फोकस करती है? ताकि सोसाइटी में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो ठीक ठाक हो जाए। जैसे जीएसटी को लेके बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था पहले, जिसमें सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स अलग अलग तरीके से ली जाती थी, तो इसे भी रिजॉल्व किया गया, ठीक ठाक किया गया, तो कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी फिर बनाई गई और उसके बाद ये ठीक हो गया। तो बात बेसिकली ये है कि ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट जो है सोसाइटी में उसे सॉल्व करें, ठीक है। लास्ट जो है पब्लिक पॉलिसी कहते हैं बार्गेनिंग पब्लिक पॉलिसी, बार्गेनिंग पॉलिसी इशू। बेसिकली क्या कहता है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं नेगोशिएट करते हैं, गिव एंड टेक करते हैं ताकि एक एग्रीमेंट पे पहुंच सके। जैसे एक रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए क्या किया गया था कि सब लोग मिलकर बात कर रहे थे, ठीक है, कोई एग्री कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। जो जनरल वाले कह रहे कि नहीं, उनको क्यों प्रेफरेंस मिल रहा है अलग से, हमें भी चाहिए, ये वो सब चीज़ें
तो उन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने अपनी बात रखी, करते 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 ये लोग एक मुद्दे पे आए कि चलो ठीक है, एक रिजर्वेशन दे दी जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो रूल्स बनाई गई हैं, बनाई जाती हैं और बनाई जाएंगी, मतलब फ्यूचर में बनाते लोग रहेंगे। अगर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होगी तो लोग बनाएंगे, गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी ताकि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स ठीक हो। अब हम बात करते हैं मॉडल्स क्या है। ठीक है, चलो बना दिया, हाँ भाई ठीक है बना रहे, तो इसमें कितने प्रकार के टाइप्स मॉडल्स क्या हैं पब्लिक पॉलिसी के। तो फिलहाल इसमें देखो 6 हैं, हम एक एक करके सारा पढ़ते हैं। पहला जो सबसे सिंपल है वो है सिस्टम मॉडल। सिस्टम मॉडल बहुत सिंपल है समझने के लिए, इस डायग्राम को समझो, बाकी सब भूल जाओ, बस इतना समझो। एक ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या है? डेविड ईस्टन जो थे इस मॉडल को ब्लैक बॉक्स के रूप में देखते थे। वो मतलब क्या? एक ब्लैक बॉक्स है जिसे हम पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। इस ब्लैक बॉक्स में क्या है कि इनपुट आता है और फिर ये आउटपुट देता है। इनपुट क्या है? लोगों की डिमांड्स, प्रॉब्लम, ठीक है, ये सब इनका इनपुट है। हाँ भाई लाओ लाओ लाओ, क्या दिक्कत है तुमको, लाओ मेरे को दो, तो ये पूछता है। उसके बाद ये उसका सोल्यूशन निकाल के डिसीजंस और पॉलिसीज बना के आउटपुट करता है। फिर वो जब लोग यूज़ करते हैं तो फीडबैक देते हैं कि कैसा हुआ, क्या चीज़ें हैं। तो ये सिस्टम चलता है। ठीक है, तो इसको आप बना के भी आ सकते हो, गुड, नाइस होगा। लिमिट्स क्या है? इसका लिमिट क्या है? लिमिट है कि काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि हाँ भाई हाँ, तुम मेरे को डिमांड दो, मैं तुम्हें उसके बाद डिसीजन बना के देता, तुम उसको यूज़ करो, मुझे बताओ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, नहीं ठीक है तो फिर से मुझे बताओ क्या दिक्कत है। तो ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। ठीक है, और एलाइट मतलब उन लोगों को कहते हैं जिनका जो दर्जा बहुत ऊपर रहता है, काफ़ी अमीर लोग रहते हैं, उनको कहते हैं एलाइट। एलाइट की इन्फ्लुएंसेस रहती हैं इस पर। ठीक है, और अनसर्टेन आउटकम्स रहते हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या आउटकम है, अनसर्टेन है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है कि पता लगाना मुश्किल है कि पब्लिक डिमांड एग्जैक्टली क्या है, ओपिनियन ऑफ लीडर्स और फाइनल डिसीजन। थोड़ा मुश्किल ये हो जाता है क्योंकि इनको कोई चेक नहीं कर रहा। ठीक है, बात ये हो जाती है। अब आगे बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल मॉडल। सॉरी, ये हॉर्न बजाते रहते लोग, पता नहीं क्या दिक्कत है इन लोग को, आराम से नहीं जा सकते। ओके, तो समझो ये वाला जो मॉडल है, इस मॉडल में अच्छी बात, हर मॉडल में अच्छी और गलत दोनों बात रहेगी। लिमिट्स और मतलब डीमेरिट्स भी रहेंगे, मेरिट्स भी रहेंगे। तो मेरिट्स हमने पढ़ ली, अब इसका डीमेरिट था, लिमिट्स थे। ठीक है, अब इसका भी पढ़ लेते। तो हर एक मॉडल का आप लिख सकते हो इलेबोरेट करके। ठीक है, और थोड़ा स्टोरी वोरी बना दो, एग्जाम्पल वम्पल दे दो, हो गया काम खत्म, तुम्हारा नंबर बन जाएगा। इंस्टीट्यूशनल मॉडल। इंस्टीट्यूशनल मॉडल बेसिकली क्या है? इमेजिन द गवर्नमेंट एज बिग मशीन। ये इंस्टीट्यूशन समझ जाओ कि गवर्नमेंट का कोई बात हो रहा है, और गवर्नमेंट मतलब इंस्टीट्यूशन का जब भी बात होता है तो उसमें मतलब इन तीनों की बात होती है। ठीक है, जिसमें पार्लियामेंट होता है, एक ऐसा मशीन है जिसमें पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। पार्लियामेंट वो ग्रुप है जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी उसको चेक करता है कि दोनों सही काम कर रहे हैं कि नहीं। सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्या? लीगल पावर। गवर्नमेंट के पास ना एक लीगल पावर, तुम तो पॉलिसी नहीं बना सकते ना भैया कि इंडिया जो चलाएगा, मैंने एक पॉलिसी बनाई, लो भैया इंडिया फॉलो करो, नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास पावर नहीं है। जिसके पास पावर है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है उसे फॉलो करना है। ठीक है, तुम्हारा रूल नहीं चलता दुनिया पे, गवर्नमेंट का चलता है। क्यों? क्योंकि उसके पास लीगल पावर है। तुम्हारा चलाना है तो तुम गवर्नमेंट में जाओ ना, तुम भी बनो, लीगल पावर लो, फिर बनाओ रूल्स। ठीक, और दूसरा बात क्या है, इन सब के लिए होता है, ये नहीं कि हाँ भाई एक घर के लिए दूसरे घर के लिए नहीं है ना, सबके लिए है, सबको करना है फॉलो। ये नहीं कि हाँ भाई टैक्स पे कर रहा है खाली अमीर लोग टैक्स पे करेंगे, लोअर लोग नहीं, सबको टैक्स पे करना है, सबको। इन्फोर्स बाय गवर्नमेंट, हाउ रूल्स आर मेड। ठीक है, साथ साथ जो MP है, जो प्राइम मिनिस्टर हो गया, MP हो गया, लीडर हो गया, मिलके रूल्स बनाते हैं। इंस्टीट्यूशन क्या है? हाउ टू मेक लॉ वर्क। यही बेसिकली काम है इंस्टीट्यूशन का, कैसे लॉ को काम करवाना। तो ये 3 चीज़ें थोड़ा याद रख लो, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट मतलब वो हो गया लेजिस्लेचर। ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब आगे तीसरे मॉडल पे बढ़ते हैं जिसे हम कहेंगे रैशनल पॉलिसी। रैशनल पॉलिसी क्या कहता है कि ये पॉलिसी शुड बी गुड एंड ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, वो ये भी कहता है रैशनल पॉलिसी कि सबसे पहले तुम सारा जो दिक्कत है सब उसका कॉजेज जान लो और उसके बाद तुम रूल बनाओ। ये एक स्मार्ट वे माना जाता है, सुपर स्मार्ट वे। पर इसका उल्टा है इंक्रीमेंटल। ठीक है, ये क्या बोलता है? इसमें जो चार्ल्स लिम्डन है,
ये कहते हैं ना, ये अपोज करते हैं इसका, रैशनल पॉलिसी का, कहते हैं ये ज़्यादा ही हो गया थोड़ा, मतलब ढंग से कोई काम नहीं हो रहा है इसके अंदर। ढंग से उनका मतलब है कि आराम आराम से, उनका मतलब ये नहीं कि हाँ हड़बड़ी में सारा खाली प्रॉब्लम उठा लाए, क्या दिक्कत हो रही है बस उसका रूल बनाया और दे दिया, नहीं। उनका ये कहना था कि ये कहते हैं कि डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक दिस वन, ठीक है, बिकॉज इट स्किप्स क्या क्या चीज़ें ये छोड़ दे रहा है, समय नहीं दे रहा लोग को, और मतलब कॉस्ट, इंटेलिजेंस, लिमिट, पॉलिसी, ये सब छोड़ दे रहा है। भाई तुम एकदम ढंग से थोड़ा काम करो, और मतलब दिमाग लगाओ, थोड़ा पैसा लगाओ, टाइम देखो, टाइम, ये सब चीज़ें नहीं, स्किप दे रहा है और सीधा मतलब हाँ भाई प्रॉब्लम्स लाओ तुरंत सोल्यूशन ख़त्म करो, ये सुपर स्मार्ट वे, दिस इज़ नॉट सुपर स्मार्ट वे, इनके बोलने का मतलब है। तो इनके कहने में दो तरह से आते हैं, एक आता है रैशनल, एक होता है इंक्रीमेंट। रैशनल क्या है कि एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करो, और इंक्रीमेंटल क्या कह रहा है कि बिल्ड फ्रॉम व्हाट यू ऑलरेडी नो, ये कह रहा है कि तुम जो ऑलरेडी जान रहे हो ना उसको लेके चलो ना पहले धीरे धीरे, और फिर समझो क्या दिक्कत हो रही है। तुम्हें पता है कि पहले से कोई पॉलिसी उसमें इन्वॉल्व है तो तुम उसको पहले पढ़ो, और उसके बाद वहाँ पे लोग का रिएक्शन कैसा था, उसके बाद तुम देखो कि उनको फिर और क्या दिक्कत हो रही है, उसके बाद तुम कोई पॉलिसी बनाओ। तुम बस सीधा देख रहे हो कि इनको दिक्कत क्या हो रही है, पॉलिसी बना दी, अरे उससे पहले भी कुछ है, उसको थोड़ा स्टडी करो। इनके बोलने का मतलब है जो हम ऑलरेडी जान रहे हैं उसको लेके चलो, धीरे धीरे चलो। फीचर इसका क्या है कि आराम आराम से चलने का, भागने का नहीं, स्लो एंड स्टेडी विन टाइनी चेंजेस, मतलब धीरे छोटी छोटी चेंजेस ही बड़ा चेंज लाती हैं, अचानक से बड़ा चेंज नहीं ला सकते हम, ठीक है। इंडिपेंडेंस भी ऐसे ही हुआ था, छोटे छोटे रेवोल्यूशन से बड़ा रेवोल्यूशन हुआ। ये कह रहे हैं ट्रायल और एरर करो, कुछ चीज़ तुम्हें लग रही है उसको यूज़ करो, दिक्कत हुआ तो फिर दूसरा बदलेंगे, मतलब तुम एक फिक्स लेके नहीं चल सकते, तुम चेंज करो, चेंजेस तो करो, धीरे धीरे करो, ट्रायल एरर करो, हाँ ठीक है, गलती हुई कोई बात नहीं, चेंज, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये हो गया इंक्रीमेंटल मॉडल। नेक्स्ट है एलाइट। एलाइट उनको कहते हैं जो पावरफुल लोग होते हैं, जिनका पैसा ज़्यादा होता है, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होता है। तो एलाइट मॉडल ऑफ पॉलिसी प्रोसेस, ये जो लोग हैं पावरफुल होते हैं, ग्रुप, पावरफुल ग्रुप होती है, शुड मेक डिसीजन, ये कहते हैं कि खाली पावरफुल लोग को ही डिसीजन बनाने का, गवर्नमेंट नहीं मतलब है, मतलब गवर्नमेंट में भी अगर जो भी पावरफुल है उसे ही डिसीजन बनानी है, ठीक है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा है, उसे ही खाली बनाना चाहिए। इनमें सोशल डिवीजन हो गया कि हाँ एलाइट हो गया और बाकी जो लोग हैं, एलाइट वो जो पावरफुल ग्रुप, ठीक, जो डिसीजन बनाए, और दूसरे ग्रुप डिसीजन ना बनाए। तो इनका तो बहुत मतलब अजीब सा मॉडल है, थोड़ा सेल्फिश मॉडल टाइप हो गया, बट ये मॉडल ठीक नहीं है। तो आपको कभी लिखने को आए तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखो, समझने को समझ गए ना कि बेसिकली इलाइट मॉडल ये है कि इलाइट के जो ग्रुप के पीपल है वो, उनका थिंकिंग है था खाली इलाइट के जो पावरफुल पीपल है वही पॉलिसी बनाए, बस और कुछ नहीं। पब्लिक पॉलिसी मॉडल क्या कहता है, ये एक बिजनेस है, लाइक बिजनेस मेक मनी। क्या कह रहा है, पॉलिटिशियंस वांट टू विन इलेक्शन, दे मेक डिसीजंस टू प्लीज वोटर्स एंड टू गेट इलेक्टेड। मतलब वो बेसिकली कह रहा है कि जो एक बिजनेस है, ठीक है, बेसिकली क्या वो रूल इसलिए बनाते हैं ताकि उन्हें वोट मिले, ठीक है, ये बोलने का मतलब है, और लोग उन्हें चुने, ठीक है। तो पब्लिक चॉइस मॉडल, पब्लिक को जो पसंद है उसको चॉइस जो है दो भैया, उसको दो, क्यों, तुमको फिर वोट देगा ना वो, इसीलिए तो दो, तुम उसको दे रहे हो ना, हाँ। उसके बाद तो वो दिखते भी नहीं है, मतलब एक बार वो विन कर लेते इलेक्शन, उसके बाद तो वो किधर है क्या ही मालूम, ठीक, उसके बाद नहीं अपना चेहरा दिखाते वो। तो लाइक बिजनेस, एक बिजनेस है जिसमें पैसा बनाना है, पॉलिटिशियंस को इलेक्शंस विन करने होते हैं, इसीलिए वो डिसीजन या कुछ ऐसे लॉज बनाते हैं जो पब्लिक के फेवर में हो ताकि उन्हें वोट मिले और वो इलेक्टेड हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फॉर्मुलेशंस। रुको, इससे पहले हम पढ़ेंगे स्टेजेस क्या है, पब्लिक पॉलिसी के कितने स्टेज होते हैं। तो कुछ स्टेज है समझो, पहला क्या स्टेज है कि प्रॉब्लम ढूंढो, उसके बाद पॉलिसी बनाओ, डेवलप पॉलिसी इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है, कुछ ग्रुप्स बनाओ जो इस पॉलिसी को थोड़ा सा ध्यान से देखें, और उसके बाद अडॉप्ट करो, सेलेक्ट करो पॉलिसी बाय एग्जीक्यूटिव लॉज इन कोर्ट, ठीक, जो पॉलिसी ये लोग ने थोड़ा बनाई है उसे चेक करो, इम्प्लीमेंट करो, फिर इम्प्लीमेंट करो और उसके बाद फिर इवैल्यूएट करो, फिर से फीडबैक लो, देखो सही है कि नहीं। फॉर्मुलेशन अब बनता कैसे, फॉर्मुलेशन के लिए इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, अभी जस्ट बात किया हमने इंस्टीट्यूशनल मॉडल, वही थोड़ा सा समझ लो, वही सेम इंस्टीट्यूशन, मतलब जब भी इंस्टीट्यूशनल का नाम है इन तीनों का ही बात समझना। फॉर्मुलेशन में 3 डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होती है। तो फॉर्मुलेशन में बेसिकली क्या है, 3 प्रिंसिपल्स होते हैं डेमोक्रेटिक, अभी वही बात हो गया, ये सिंपल है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है, वही लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो उसे इम्प्लीमेंट करवाता है, जुडिशरी उसे चेक करवाता है। तो पार्लियामेंट है जो मेक्स लॉज, ठीक है,
MPs हो गए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स जो उसे मतलब एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है, जैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसके बाद जुडिशरी जो बेसिकली जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, जो मेक श्योर करती है कि सभी उसे फॉलो करें, नहीं फॉलो करती तो उसे उसके बाद पनिशमेंट भी देना, ये सारा काम जुडिशरी का है। इसे और डिटेल में आप जानते ही हो, तो लिख दो, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हो, आप तो जानते ही हो। तो यही सब चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स होते हैं फॉर्मुलेशन में। अब नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस भी थोड़ी सी मदद करती है पॉलिसी बनाने में। कैसे? पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, अपोजिशन पार्टी भी होती हैं, कभी कभी वो भी कुछ आवाज़ उठाती हैं, तो उसके मदद से भी लोग, हाँ भाई ये तो भी दिक्कत है, तो करके फिर वो लोग उस पर भी पॉलिसी बनाते हैं। प्रेशर ग्रुप्स हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को, मीडिया हेल्प करती है, WHO हो गया, UNEP हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मदद करती हैं गवर्नमेंट को पॉलिसी बनवाने में। तो हमने ये पेज पूरा कवर कर लिया जिसमें हमने बात किया। एक बार लास्ट रिविजन करते हैं, उसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जिसमें पब्लिक पॉलिसी का क्या होता है, नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, टाइप्स क्या है। जब भी इस पे क्वेश्चन आए तो ये सारा लिख दो, आपका काम बन जाएगा। आगे बात करते हैं, मॉडल की बात करें तो सारी मॉडल लिख दो, ठीक है, नहीं याद है तो कोई एक मॉडल के बारे में पूछता है तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव सब साइड लिखो, कुछ एग्जाम्पल डाल दो, आपको आंसर बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मुलेशन में इंस्टीट्यूशन याद रखो, 3 स्टेजेस, इसको एलैबोरेट करके लिख सकते हो, थोड़ा एग्जांपल दे दो, एक कुछ स्टोरी वोरी थोड़ा बना के लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी फ्लो चार्ट भी बना दो, साथ में कुछ एक्सप्लेन भी कर दो, तो ये सब चीज़ें बन जाती हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा फिर ये ख़त्म हो जाएगा टॉपिक, आधा घंटा हो गया है लगभग, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी जब बना दी जाती है तो उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, तो इस पर भी चीज़ें हैं कि पहले कि क्या, ठीक है, पुटिंग गवर्नमेंट प्लान्स इनटू एक्शन, टर्निंग डिसीजंस टू रियलिटी, ठीक है। बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन होता क्या है, तो यही है कि गवर्नमेंट के एक्शंस प्लान्स को रियलिटी में बदलने का। कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी करती है, सिविल सर्वेंट्स करते हैं, IAS ऑफिसर, IAFS ऑफिसर, ये सारे करते हैं, और भी ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो सब करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, काहे को करने का? टू अचीव द गोल्स। यार गवर्नमेंट ने कुछ बोला तो थोड़ा इज्जत तो रखो उसका, गवर्नमेंट ने जो बोला है उसको फॉलो करने का, इसलिए करना ज़रूरी है ये, ठीक है। और जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उसे ठीक करने के लिए ज़रूरी है, कुछ गोल्स है उसे सेट करना है, उसे अचीव करना है, इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। व्हाट नीडेड, क्या क्या चाहिए? बेसिक रियलिस्टिक आइडियाज़ चाहिए, ठीक है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस चाहिए इम्प्लीमेंटेशन करने को। तो उन्हें जैसे नेता शुड नॉट से बड़ी बड़ी बातें, ठीक है, बातें, सॉरी बेटा लिख दिया मैंने, सॉरी, बातें, ओके, मतलब कि जो नेता जो खाली बड़ी बड़ी बातें नहीं करने का, रियलिस्टिक आइडिया पे चलो, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो, तभी जाके वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होती। क्या क्या चाहिए? ये दोनों चीज़ चाहिए, ठीक है, खाली बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए। चैलेंजेस क्या है भैया? ईजी थोड़ी है, तुम्हें हलवा है क्या? हाँ भाई, तुमको गवर्नमेंट ने कुछ बोल दिया भाई, लगे तुम मतलब कि इतनी बड़ी करोड़ों में जो बिलियन में जो पॉपुलेशन है, मिलियन में जो पॉपुलेशन है, उसको अचानक से कैसे इंप्लीमेंट करवा दोगे? नहीं हो पाता ना, तो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, बहुत इजी नहीं है ये। सेटिंग अप द राइट टर्म्स, मतलब कैसे करना है कैसे नहीं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो चीज़ें फ्लॉप भी हो सकती है, तो फ्लॉप में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इतना जो है मेहनत किया है पॉलिसी बनाने में, तो बहुत दिक्कत होगा। देखो सोसाइटी को दिक्कत होता है ना, तो पॉलिसी नहीं भी चलती है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पॉलिसी को चलाना ही चलाना है, अगर सोसाइटी को नहीं एक्सेप्ट हो रहा है तब भी, ऐसी बात नहीं है। तो अगर सोसाइटी को एक्सेप्ट होगा तभी वो चलेगी, ठीक। तो मतलब कि वो सोसाइटी को एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ पे लीडर बैठे हैं ना, वहाँ पे हमारे लेजिस्लेशन में क्या है, वहाँ पे हम लोग ने अपने जो लीडर्स चुन के डाले हुए हैं ना, वही तो चेक करते हैं वहाँ पे, तो पॉलिसी उधर ही से बन जाती है, वहाँ से सहमति इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, देखो प्रोसेस क्या है पॉलिसी, वैसे तो अब हम लोग देख ही ले कि लेजिस्लेचर हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूटिव है, बट कुछ एक तरीका होता है। मतलब पॉलिसी क्या है, पहले क्या है, रूल्स और डिसीजंस बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट, ठीक है, वहाँ पे डिस्कशन होता है, उसके बाद जाके बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता काम, कॉम्प्लेक्स है भैया, जो बनाने का तरीका काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, सबकी डिसीजन, सबका मतलब कि सहमति चाहिए, और एक मतलब कि कुछ ग्रुप्स के सहमति नहीं मिले तो दिक्कत होगा, ठीक। इतना बात समझ आए, कॉम्प्लेक्स है, कॉन्फ्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स, ओके, नॉट इजी बट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, तरीका बहुत दिक्कत वाला है। मतलब कि कोई पॉलिसी बनाने पे आ जाता है तो भाई आप पूरा सब प्रोसेस करना पड़ेगा, तो थोड़ा दिक्कत होता है, बट हाँ बहुत ज़रूरी है ना ये। इन्फ्लुएंस अ डिसीजन, क्या है,
प्रोमिसेस हो गए पॉलिटिकल पार्टीज मेक बिफोर इलेक्शन। जैसे मतलब कि इन्फ्लुएंस कहाँ से आता है बनाने का, कुछ प्रोमिसेस पॉलिटिकल पार्टीज कर देती है इलेक्शन से पहले कि हाँ हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो वो डिसाइड अगर उन्हें बोल दिया तो करना तो पड़ेगा ना, तो उससे भी बनती है। ठीक है। रोल ऑफ पार्लियामेंट का क्या रोल है भाई, पॉलिसी बनाने में पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल है, एक बिग रोल है। कैन टेक स्टेप्स इफ गवर्नमेंट डज नॉट फॉलो लॉ। अगर पार्लियामेंट मतलब कि उसका बहुत बड़ा रोल है। पार्लियामेंट मतलब कौन, लेजिस्लेचर की बात कर रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि लेजिस्लेचर गवर्नमेंट, भले ही वो गवर्नमेंट मतलब नहीं होते पर उसका पार्ट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसे रूल दी गई, मतलब उसे पावर दी गई है कि आपको लॉज को वो करवाना है, मतलब कि आपको सहमति देनी तभी लॉ बनेगा। तो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पावरफुल मतलब इनका हो गया ना, रोल ऑफ पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, गवर्नमेंट का थोड़ा कम रहता है इस केस में। ठीक है। पर हाँ, एक बार पार्लियामेंट से कोई लॉ पास हो जाता है कि हाँ भाई ये बनेगी, लॉ बनेगी, तो उसके बाद गवर्नमेंट का काम स्टार्ट होता है। तो ऐसा नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें बटी हुई है, पावर बटी हुई है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर। फिर कंसल्टेशन हो गया, पॉलिसी बनाने के लिए कंसल्टेशन भी बहुत ज़रूरी है। कैसे सहमति लेने का, तो डिफरेंट गवर्नमेंट ग्रुप्स टॉक ईच अदर अबाउट इशू। कोई दिक्कत अगर पैदा हुई है तो अलग अलग ग्रुप से उससे बात की जाएगी, उनकी सहमति ली जाएगी, उसके बाद उनके आइडियाज़ लिए जाएंगे, उसके बाद एक लॉ बनाया जाएगा। ठीक है। मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ उनके ग्रुप्स में इन्वॉल्व होता है डिसीजन बनाने में। कैबिनेट कमिटीज़ होती है, डिसीजन डिसाइडेड फॉर स्पेसिफिक एरियाज। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं पॉलिसी बनाने में। आगे बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। देखो, जो डिसेंट्रलाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ी पावर को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा गया, मतलब उस पावर को लोगों के अंदर बांटा गया कुछ ग्रुप्स में। शिफ्टिंग ऑफ पावर है बेसिकली, मतलब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी पावर है, तुम अपनी पावर अकेले मतलब अकेले लेकर नहीं रह सकते, तुम्हें उसे देना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट है वो अकेला पावरफुल नहीं है। ठीक है, उसके पास पावर थोड़ी है, थोड़ा पावर जुडिशरी के पास है, थोड़ा पावर एग्जीक्यूटिव के पास है, थोड़ा पावर इनके पास है, उनके पास है। ठीक है, सबके पास कुछ ना कुछ पावर है। शिफ्टिंग ऑफ पावर को ही डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के थोड़े पावर्स को शिफ्ट करने को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक, जैसे फ्रॉम सेंटर से लोकल। ठीक, गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल से लोकल, गवर्नमेंट से स्टेट, ये सब चीज़ें। फंक्शन एंड फंड्स पर्सनलीज इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि वही रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करना और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी, मतलब अगर उसको काम करने के लिए तो उसको पैसा भी तो देना पड़ेगा ना, तो पैसा भी तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही बात है। अब आगे बात करते हैं इसमें टाइप्स है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप होते हैं, कैसे कैसे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पहले को कहते हैं, इसमें पहला तो नहीं मालूम पर 3 टाइप होते हैं। एक होता है डिलीगेशन, डिवोल्यूशन, एक होता है डिकैंटेशन। ठीक है, डिकैंटेशन तो पहला है डेलीगेशन, यानी कि सेम पावर ट्रांसफ़र, यानी कि कुछ पावर सम पावर ट्रांसफ़र, थोड़ा पावर शेयर करने का। 100% पावर उसके पास है तो वो कम से कम 20% शेयर करेगा। डिवोल्यूशन मतलब पूरा का पूरा पावर ट्रांसफ़र कर देने का। एग्जांपल है पंचायत के पास एक पूरा एग्जैक्ट मतलब पावर है कि वो लोकल एरियाज़ को ज़्यादा जानते हैं गवर्नमेंट से, तो वो उनके पास पूरा पावर है कि वो डिसीजन ले सकते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये फुल पावर हो गया, फुल पावर ट्रांसफ़र हो गया, तो डिवोल्यूशन। ठीक, उसके बाद इसके बाद तीसरा है डिकैंटेशन में जैसे शिफ्ट ऑफ पावर इनटू सेम गवर्नमेंट उसी गवर्नमेंट मतलब उसी ग्रुप के अंदर पावर को शेयर करना, ये नहीं कि उस ग्रुप से दूसरे ग्रुप में शेयर करना। ठीक है, उसे हम कहते हैं डिकैंटेशन। तो 3 हो गई चीज़ें, तीनों को आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। अब डिकैंटेशन के 2 होते हैं, रूरल और अर्बन। डिकैंटेशन जो पावर शेयर होती है रूरल में होती है और एक अर्बन में होती है। रूरल में जैसे पंचायत में होती है, और ये जो पावरिंग जो शेयर किया है आपके बुक में लिखा है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ है। ठीक है, इसको तो लिख दोगे ना एकदम 4 चांद लग जाएगा आंसर में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, बदलाव 73rd कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव हुआ है वो इसके बदौलत हुआ है पंचायत में, फिर उसके बाद जो है पावर आई है। ठीक, अब जो अर्बन के अंदर, यानी ये तो हो गया रूरल में। ठीक है, रूरल में ये फुल पावर है, डिवोल्यूशन है ये। ठीक है, अर्बन में क्या है, म्यूनसिपालिटीज़ आपने सुनी होगी, जैसे आप गोवा अगर कोई सिटी कहीं भी जाओ अर्बन एरिया में आपको म्यूनसिपालिटीज़ मिलेंगे।
म्यूनसिपैलिटीज़ के पास पावर होती है अर्बन एरिया की, सिटी एरियाज़ की। उसमें इनका जो अमेंडमेंट है इसके बाद इनका, पहले रूरल का काम हुआ फिर उसके बाद अर्बन का। ऐसा समझो कि पहले रूरल के लिए पावर दी गई, 74th अमेंडमेंट अर्बन के लिए की गई है। अर्बन में अब म्यूनसिपैलिटीज़ में 3 टाइप होते हैं, नगर होता है, काउंसिल और उसके बाद कॉर्पोरेशन। ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। ठीक है, ये हो गया आपका अर्बन का। तो इसको करके आप थोड़ा लिख सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, क्या जल्दी बताओ? शिफ्टिंग ऑफ पावर। गुड। आगे बात करते हैं, ये टॉपिक छूट गया था, रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसमें कह रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इन DPSP ने क्या बोला, पंचायत फॉर्म होगा। इसी का बात हो रहा है, रूरल का। ठीक है, आगे बात करते हैं बजट क्या होता है। देखो अपना गवर्नमेंट जो है, जो हम पैसा दे रहे हैं टैक्स के थ्रू, वो टैक्स के थ्रू जो पैसा इकट्ठा हुआ, वो पैसे को एक साल में गवर्नमेंट किधर किधर लगाएगी, किस ढंग से लगाएगी, क्या काम करेगी, क्या नहीं काम करेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें बजट में बनती है और बजट हमेशा बनता है, हर साल बनता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लान है, जैसे तुम अपने घर का प्लान करते हो ना, हाँ भाई, मार्केट जाने से पहले एक लिस्ट बना लेते हो क्या क्या लेने का, कितना। ठीक है, और उसके बाद जब ले लेते हो तो वहाँ पे लिस्ट में लिखा था कि इतना इतना पैसे का लिया, तो वो उसी टाइप से एक बजट बनती है अपने कंट्री का भी, जिसमें फाइनेंशियल प्लान होता है कि गवर्नमेंट कैसे मनी को यूज़ करेगी। ठीक है, तो कुछ टाइप्स है, जैसे कि इसमें ये टाइप्स लिखा है और इस टाइप को मैंने एक्सप्लेन किया, तो एक्सप्लेन ही करती हूँ डायरेक्ट। लाइन आइटम्स, लाइन आइटम मतलब जैसे हम लिस्ट बनाते हैं ना घर में कि ये वो, उसी टाइप से लिखा रहता है कि लिस्ट में कि हाँ हमको यहाँ पे डैम बनाने का, ये बनाने का, स्कूल बनाने का, वो चीज़, तो उसमें कितना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा। ठीक है, तो टोटल इतना पैसा लगेगा, तो ये लिस्ट टाइप होती है, तो इसे लाइन आइटम कहते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, एकदम सीधा सीधा दिखता है कि कितना कितना पैसा किधर किधर लग रहा है। बट दिक्कत ये है कि एग्जैक्ट थोड़ी होती है, मतलब तुमने अगर 10,000 ली तो जरूरी थोड़ी 10,000 ही खर्चा होगा, कम भी तो हो सकता है या ज़्यादा भी तो हो सकता है। तो सम गोल्स कभी कभी अचीव नहीं होते, एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है, बट क्लीन होता है, दिखता है कि क्या क्या काम करना है। परफॉर्मेंस बजट क्या बताता है? परफॉर्मेंस बजट ये बताता है कि क्वालिटी और रिजल्ट, मतलब उस पर काम होना चाहिए, क्वालिटी और रिजल्ट पर पैसे दिए जाएंगे। प्लानिंग बजट बताता है कि सेटिंग गोल, प्लान करने का स्ट्रैटेजी क्या है, ये सब, और कहाँ पर क्या क्या काम लगेगा उसे। ठीक है, तो उसे बजट प्रॉपरली फोकस करके उस पर दी जाती है। टारगेट बेस्ड, हाँ भाई हमको यही करना है, वो करना है, तो वो टारगेट हो गया। ठीक है, ज़ीरो बेस्ड यानी कि स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, एकदम शुरू से शुरुआत करने में जो मतलब ज़रूरत है, उसे हम कहते हैं ज़ीरो बेस्ड बजट। जेंडर बेस्ड ऑन जेंडर प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल पुअर मैन, वन वुमेन। ठीक है, जेंडर बेस्ड बजट जिसमें क्या होता है कि खाली जेंडर के ऊपर फोकस करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ जो भी रूल्स रेगुलेशंस कर रहे हैं, प्रोग्राम करना है, ये है वो, तो उसके ऊपर जितने पैसे लगेंगे वो उसका बजट हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अप्रोच। ओके, अप्रोच क्या कह रहा है कि इंक्रीमेंटल अप्रोच होना चाहिए। इंक्रीमेंटल अप्रोच का मतलब है थोड़ा थोड़ा करो, है ना। अभी हमने बात की थी इंक्रीमेंटल मॉडल की, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा भागने का नहीं, थोड़ा थोड़ा, उसी तरह इंक्रीमेंटल अप्रोच होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया। आगे बात करते हैं पब्लिक ग्रीवेंस क्या, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पब्लिक ग्रीवेंस मतलब होता है कंप्लेन, पब्लिक की कंप्लेन। पब्लिक भी तो कुछ कंप्लेन करती रहती है ना भाई, गवर्नमेंट ने एक रूल बना दी और उस पर रूल पे पूरी दुनिया चल रही है, पर कुछ लोग को ना वो भा नहीं रही है, तो वो कंप्लेन नहीं करेंगे, बोलते नहीं अरे गवर्नमेंट रही है, क्या बोलते हैं, कैरेमल पॉपकॉर्न पे इतना टैक्स लगा दिया, ये वो, तो वो पब्लिक क्या है, ग्रीवेंस ही तो है, कुछ डिससेटिस्फैक्शन है ना कुछ तो उनको नहीं पसंद आ रही। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे करप्शन, तो क्या क्या चीज़ें लोग कंप्लेन करते हैं, करप्शन कंप्लेन करते हैं, नेपोटिज्म कंप्लेन करते हैं, फेवरिटिज्म कंप्लेन करते हैं, मतलब कि कोई कंपनी उन्हें बहुत पसंद आ गई है, गवर्नमेंट को, अंबानी कुछ ज़्यादा ही पसंद है क्योंकि अंबानी पैसा लगाता है गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स में, तो उसको फेवर करता है, ऐसा वो कहते हैं, फेवरिटिज्म। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिले, ये सब चीज़ें क्या प्रॉब्लम्स है जो लोग कंप्लेन करते हैं। इनके कुछ कुछ एग्जांपल लिख के आप पब्लिक ग्रीवेंस के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। तो उसी को फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ चीज़ें करती है, तो क्या क्या करती है देखते हैं। नाउ RTI क्या है, ये क्या कहता है, ये 2005 में बना था। ये वर्क करता है डिटेल पर, मतलब आप डिटेल्स को देख सकते हो इसमें, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ये,
जिसमें ये कहता है गवर्नमेंट की हाँ आप जो भी मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को आप देख सकते हो। डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड, ठीक है, वर्क डिटेल देख सकते हो, डॉक्यूमेंट देख सकते हो, रिकॉर्ड देख सकते हो। और इसमें लिखा है सब लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स। जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स के अलावा बाकी सबके लिए ये अलाउड होता है कि आप हम मतलब गवर्नमेंट ये ऐसा कहता है इसमें कि आप देख सकते हो जो हम कर रहे हैं, हम जो भी चीज़ कर रहे हैं आप देखो। यू आर फ्री टू सी वट एवर वी आर डूइंग। ट्रांसपेरेंसी होती है गवर्नमेंट की इसमें, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि गिव पावर टू पब्लिक, पब्लिक के पास पावर होती है कि हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट कर क्या रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि ई गवर्नेंस क्या होती है। ई गवर्नेंस बेसिकली होता है गवर्नमेंट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका क्या मतलब है कि कोई नई पॉलिसी आई है तो लोगों तक पहुंचानी है, ठीक है। कोई नई पॉलिसी आई है वो लोगों तक पहुंचानी है, तो ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाता है, इसी को ई गवर्नेंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट और क्या गवर्नमेंट करती है पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंतर्गत, मतलब कि लोगों के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करती है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी निकाली है उसने, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या कहती है कि प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एरियाज जैसे विलेज हो गए, ट्रीट क्या क्या ट्रीट करती है, हार्ट कैंसर डिजीजेस, मेंटल जो सिकनेस होती है वो, प्रेगनेंसी हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है। NHP नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नाउ राइट टू फूड सिक्योरिटी। राइट टू फूड सिक्योरिटी यानी सभी को हक है, ठीक है, कि फूड टू ऑल मतलब सबको फूड मिलनी चाहिए, सबका हक है फूड पर। पुअर हो या गरीब हो या अमीर हो, सबको खाना मिलना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमेन है उसे इस एक्ट के अंतर्गत 6000 रुपीज़ मिलती है प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, और वो जब मतलब लैक्टिंग पीरियड पे होती है यानी कि बच्चे को जब दूध पिलाने के पीरियड पे होती है तब भी मिलती है, ठीक है। रिड्यूस मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि भूखमरी, जिसमें सॉरी भूखमरी नहीं, वो तो वो कुछ और हो गया। मैल न्यूट्रिशन मतलब कि जब बच्चा मतलब कि विटामिन्स या खाने पीने की कमी से एकदम हड्डी जैसा पतला दुबला हो जाता है तो उसे हम कहते हैं मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब उसके अंदर खाने की मतलब कमी है, हाँ कह सकते हैं। मिड डे मील स्टार्ट की गई थी, राइट टू फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत स्कूल्स में मिड डे मील स्टार्ट की गई थी, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ निकालते हैं ताकि इन्वायरमेंट में चीज़ें बनी रहे अच्छे से, ठीक है। राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो मतलब कि निकाला गया है फॉर सॉल्विंग पीपल प्रॉब्लम, जैसे कि फंडामेंटल राइट 21 के अंदर आता है ये वाला कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों इनको एजुकेशन मिलना बहुत मैंडेटरी है। ये कहता है कि टीच और ट्रेनिंग, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और इसमें रिजर्व सीट्स होती हैं कुछ बच्चों के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, EVS के जो ग्रुप के लोग होते हैं इनके लिए कुछ रिजर्व सीट्स होते हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स होती है ना उसमें भी कुछ परसेंटेज ऑफ जो सीट्स होती है वो रिजर्व होती है। मतलब कि उन्होंने एक रूल बनाई है RTE ने कि प्राइवेट स्कूल्स को भी अपने आसपास के लोकल एरियाज़ में जो EWS के कैटेगरी के बच्चे हैं उनमें से मतलब कम से कम उनके इस कैटेगरी में से 5-6 बच्चे होने ही चाहिए, या 10 बच्चे 20 बच्चे होने ही चाहिए, ये रूल है, ठीक है। और इस रूल को चेक भी किया जाता है। प्राइवेट स्कूल्स में भी ऐसा रूल बना रखा है, ठीक है। NEP क्या कहता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, 2020 में बनाई गई थी। ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को भी अलाउ करती है पढ़ाने के लिए। पहले इसमें क्या था कि खाली एजुकेशन मिलनी चाहिए और वो भी 6 to 14 ईयर्स में मैंडेटरी है, पर इसमें क्या है कि एजुकेशन तो चल ही रहा है साथ में, पर जो जैसे मतलब नेशंस हैं अपना, जैसे अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो अपने अपने ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को भी अपने लोकल एरियाज़ में डाल सकते हैं। ओके, जैसे तमिल का कोई स्कूल है, तमिलनाडु में जो स्कूल्स है वो अपने लैंग्वेज को भी सिखा सकते हैं बच्चों को, ठीक है, और एक्टिविटीज़ भी। तो ये एक अच्छा सा मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड की गई थी। ये वाली पॉइंट थोड़ी सी डिफरेंट है तो इसको समझ लो, इसमें नहीं इंक्लूड है, ये बाद में इंक्लूड की गई थी। ये फंडामेंटल राइट है 21 और ये 2020 में एक्ट बना था, ठीक है। नेशनल एजुकेशन ये पॉलिसी बनी थी जिसके अंदर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को भी बोला गया था कि पढ़ाया जा सकता है। मनरेगा जो एक्ट है ये क्या मतलब कि प्रोवाइड करता है, देखो ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, सब कोई ना कोई एक्ट पॉलिसी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो मनरेगा जो एक्ट है वो भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, वो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, ठीक है।
तो बेसिकली मनरेगा क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उन्हें ठीक कर रही है। क्या जो लोग होते हैं, लोअर क्लास जो लोग होते हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि उनके अंदर एजुकेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो उसमें मनरेगा एक्ट ने क्या किया कि 100 डेज ऑफ वर्क एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट की गई इन रूरल एरियाज़, स्टार्ट किया था इन रूरल एरियाज़ में, जिसमें क्या है देखो इसमें जैसे कि एक लाइफलाइन हो जाती है जो गरीब लोग होते हैं ना उनके लिए, कि हाँ कुछ टाइम के लिए उन्हें सहारा मिल जाता है जिससे उन्हें पैसे वैसे मिल पाए और वो क्या कर पाते हैं, काम करते हैं। ठीक है, 100 दिन का काम करना है उन्हें, वो करना है, मतलब मान लो कोई कंपनी बन रही है तो फैक्ट्री वगैरह स्टार्ट होता है बनना, तो उसमें क्या है कि ये जो लोग हैं 100 दिन का काम लगता है इनका। ठीक है, तो इनको भी हेल्प बेनिफिट मिल जाती है। ठीक है, पैसे मिलते हैं ताकि उनका रहने का थोड़ा सा सिचुएशन ठीक ठाक हो जाता है। तो टाइप ऑफ वर्क कैसी होती है, रोड बिल्डिंग होता है, जब सड़कें बनती है तब कैनाल बनता है, तब पॉन्ड्स हो गया, लैंड डेवलपमेंट होता है तब प्लांटेशन होता है, तो ये हो गया मनरेगा। ठीक है, तो हमने कवर कर ली है लगभग पूरी जो है बुक, जिसमें हमने पढ़ा पब्लिक पॉलिसी क्या होता है। पब्लिक पॉलिसी एक बार लास्ट रिवीजन, पब्लिक पॉलिसी में नेचर हो गया, हमने देखा डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सिग्निफिकेंस देखा कि इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर ब्राइट करने में हेल्प करता है और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में जैसे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को ठीक करने में मदद करता है। टाइप्स हमने देखे, इसके करीब 6 टाइप्स है, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलेटरी, कंस्टिट्यूएंट, कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी, बार्गेनिंग पॉलिसी। एंड देन हमने सीखा कि इसके कुछ मॉडल्स है, तो 6 मॉडल्स देखे कौन कौन से हैं। जैसे सिस्टम मॉडल देखा कि मतलब प्रॉब्लम देने का और सोल्यूशन लेने का। ठीक है, इंस्टीट्यूशन मॉडल जिसमें 3 हमारे जो गवर्नमेंट के जो मतलब उनके सपोर्ट्स हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सारे काम करते हैं। रैशनल मॉडल देखा और इसका कॉन्फ्लिक्टिंग इनके अपोजिशन में इंक्रीमेंटल मॉडल देखा। ये कहता है कि जल्दी से मतलब काम खत्म कर दो सुपर स्मार्ट में, पर ये कहता है कि धीरे धीरे करने का। उसके बाद हमने देखा एलाइट मॉडल। एलाइट मॉडल कहता है कि खाली बड़े लोग जो होते हैं, पावरफुल लोग, वही रूल्स बनाएं, पर ये कहता है कि नहीं, पब्लिक को रूल्स बनाने हैं तो पब्लिक के लिए अच्छा करना है ताकि वो तुम्हें वोट दे और उसके बाद पावर पे तुम आओ ताकि तुम रूल्स बना पाओ। फॉर्मुलेशन में हमने देखा इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स होते हैं 3 जिसके थ्रू फॉर्म होता है पब्लिक पॉलिसी। उसके बाद नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस भी मदद करती है पब्लिक पॉलिसी को बनाने में। और ये कुछ स्टेजेस है कि प्रॉब्लम ढूंढना, फिर पॉलिसी बनाना, उसे चेक कराना, फिर इंप्लीमेंट कराना, उसके बाद इवैल्यूएट कराना। उसके बाद हमने देखा कि पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, बेसिकली क्यों ज़रूरत है, क्या करना है, नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, चैलेंज क्या आती है, वो देखा। फिर पॉलिसी बनाने का प्रोसेस क्या है, रूल डिसीजन होता है, कॉम्प्लेक्स थोड़ा होता है, इन्फ्लुएंस और डिसीजंस मतलब ये थोड़ा थोड़ा सेम है। रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है प्रोसेस बनाने में, कंसल्टेशंस किससे लेनी पड़ती है, मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी का भी रोल होता है या नहीं होता है, गवर्नमेंट जो कैबिनेट कमिटीज़ होती हैं उनका क्या रोल्स है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, शिफ्टिंग ऑफ पावर हाई टू लो, मतलब बेसिकली ये। ठीक है, सेंटर टू लोकल। फिर बजट हमने देखा, बजट में इसमें 3 पार्ट हमने देखे डिसेंट्रलाइजेशन के। ठीक है, बजट में भी हमने देखा कि लाइन बजट होता है, परफॉर्मेंस, प्लानिंग, टारगेट, जीरो और जेंडर बेस्ड। उसके बाद हमने देखा कि पब्लिक ग्रीवेंस मतलब कि पब्लिक जब कंप्लेन करती है उसे हम कहते हैं ग्रीवेंस। तो पब्लिक जब कंप्लेन करती है, क्या क्या कंप्लेन करती है और उसके कंप्लेन के हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या क्या अभी तक काम किए हुए हैं। ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज़ लॉन्च की हैं, तो ये सब हमने देखा। एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा इस चैप्टर पूरे बुक में कि बेसिकली बात क्या हो रही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो अपने आप से भी इंसान लिख सकता है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स, बस बेसिक पॉइंट्स याद हो तो खुद से भी आप चीज़ों को कंबाइन करके लिख पाओगे। ऐसी बात नहीं है कि कभी भी देखो, एक चीज़ और, आंसर कैसे लिखना है, कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा कि नेचर और उसका सिग्निफिकेंस बताना है पब्लिक पॉलिसी का, तो पहले डेफिनेशन दो होता क्या है, उसके बाद नेचर बताओ और उसके बाद सिग्निफिकेंस बताओ। ठीक है, मतलब थोड़ा सा उससे पीछे जाना है, थोड़ा सा एग्जाम्पल, आधा पेज आपका, 1 पेज तो इसी में निकल जाएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ये, फिर ये 2 पेज में, तो कम से कम 4 पेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से चीज़ें करनी है। आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो, लगा हो तो like and subscribe. ठीक है, it will be very grateful if you support us. Thank you for watching. Bye bye.